सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं सबसे पहले। हर रोज की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल हो रही है बात उसकी करेंगे। अमेरिका एक बार दोबारा से बोल रहा है कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो दोबारा से जंग होगी। जंगबंदी टूटने का कोई है खदशा? देखिए, 21 अप्रैल का जो टाइम है वो तय किया गया है। ये क्योंकि 21 अप्रैल को सीज फायर की जो जो शर्त थी, पहले जो पहला समझौता हुआ था, तो वो खत्म भी हो रहा है। और अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। ये अमेरिकन मीडिया भी दावा कर रहा है, इंटरनेशनल बाकी यूरोपियन मीडिया भी दावा कर रहा है। तो वो एक आसार दिख रहे हैं। बात शुरू करते हैं, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी जो पीस डील है वो नहीं मानी तो फिर से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का मौका है, लेकिन अगर उसने इस मौके को ठुकराया तो अमेरिका दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई जो अमेरिकी फोर्सेज हैं वो पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी समय कॉर्बेट ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। तो हेगसेथ ने ये भी कहा कि अमेरिकी जो मिलिट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रही है और निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। खैर, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे रणनीतिक तौर पे अमेरिका ये मान रहा है कि वो ईरान के ऊपर जो नेवी की जो उनकी नाकेबंदी है, नौसैनिक जो नाकेबंदी है वो जारी रखेगा। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मेरे को लग रहा है कि वो चीज है। दूसरा, जो अमेरिका के जनरल डैन केन है, उन्होंने बताया कि अब तक 13 जहाज जो नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है उसके चलते वापस लौट चुके हैं, यानी कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं किया है, तो रास्ता बदल ले रहे हैं। अमेरिकी जो नेवी के जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, यूएसएस सप्रुएंस, वो दिख रहे हैं। और उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, यूएसएस सप्रुएंस, वो बुधवार को उन्होंने ईरान के एक जहाज को रोका ही नहीं, उसको वापस भी भेजा। तो वो दिख रहा है कि जो वहां पर नाकेबंदी है उस इलाके में तो है अमेरिका की। अब यही है कि जो तेहरान में जो ईरान के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, और जो पाकिस्तानी जो सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, उनके बीच में भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। उसमें मुनीर बेसिकली जो ईरान के विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, उनसे मुलाकात कर चुके हैं और वो अमेरिकी जो मैसेज था वो लेकर वहां पर गए हैं। जेडी वांस, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर, ये सब उन्होंने जो बातचीत का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो भी आपस में वो एक्सचेंज कर रहे। तो बैक डील अगर देखें तो व्हाइट हाउस में आपको ज्यादा स्टीव विटकोफ और जेडी वांस और जेरेड कुशनर बिहाइंड द सीन ज्यादा नजर आएंगे। खैर, चार बड़ी अपडेट यही हैं कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी जारी रखेगा तो वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार रोक देगा। दूसरा, लेबनान में जो इजरायली हमले हैं वो जारी हैं, और आज भी जो मरने वालों का जो डेथ टोल है वो बढ़ा है, कल भी क्योंकि उसमें हमले हुए थे। और तीसरा ये कि अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु मुद्दे पर बातचीत है उसमें प्रगति के संकेत हैं। तो जो पाकिस्तानी डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है तो वो किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। चौथा जो है, इजराइल ने दावा किया कि 24 घंटे में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर उन्होंने हमला किया है। खैर, ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की तारीफ भी की है कि वे हमारे लिए डील ब्रेक कर रहे हैं।
लेकिन ये एक बात की संभावना ये भी है कि ईरान जो अभी जिस बात के लिए अड़ा हुआ है कि लेबनान में सीज फायर हो, आज रात को ही सीज फायर हो, तो ये खबर भी निकल कर आ रही है कि लेबनान में आज रात तक सीज फायर लागू होने की संभावना है, और इसको इजरायली मीडिया भी मान रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर है कि भाई आप लेबनान में, साउथ लेबनान में जो कुछ कर रहे हो उसको बंद करो। खैर, तो लेबनान में आप विजुअल्स जो देख रहे हैं जो बहुत ऐसे भयावह हैं, पुल डिस्ट्रॉय करने वाले, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने वाले, वो सब लेबनान के आ रहे हैं। जी। तो खैर, देखते हैं कि होता क्या है। ईरानी आर्मी चीफ हैं, वो भी कह रहे हैं देश के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए उनकी जो आर्मी है, ईरान आर्मी है, वो पूरी तैयार है। तो खैर, देखते हैं कि चीजें आगे कैसी चलती हैं, लेकिन अ, अ, मामला मेन तो वही है, लेबनान और इजराइल वाला जो पेच है ना वो ज्यादा है। इवन लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया है। जो जोसेफ ओन है लेबनान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि वो इजराइल से बात नहीं करेंगे, नेतन्याहू से बात नहीं करेंगे। तो वो भी एक बड़ी अपडेट है उस लिहाज से। जी। और इससे आगे बढ़ें तो आज जो सदन स्पेशल सेशन बुलाया गया है, वैसे तो ये एक्सटेंशन ही है उस बजट सेशन की, तो इसमें अहम बातें होनी थी। आज मोदी भी बोले हैं सदन में, क्या कुछ बातें हुई हैं? मोदी की बातों का जवाब प्रियंका गांधी के द्वारा दिया भी गया है। हाँ, यही है कि आप देखें तो जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे, अमित शाह भी थे, और प्रियंका गांधी भी बोली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए संशोधन है, उससे किसी भी उसके कारण जो परिसीमन होगा, उसमें किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी और वायदा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले रहा है, ले सकता है, मतलब ये भी कहा उन्होंने। देखिए, कल याद करिए कि अपोजिशन ने एक पोजीशन बनाई थी, पॉलिटिकल पोजीशन विपक्ष की ये है कि जो महिला आरक्षण बिल है ये ठीक है, लेकिन परिसीमन बेसिकली साउथ इंडिया के सूबों को कमजोर करेगा। तो खैर, उसके खिलाफ इन्होंने बोला। अमित शाह ने भी कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 3 बिलों से साउथ के जो सूबे हैं उनकी लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी 543 सीटों में साउथ इंडिया के जो सूबे हैं उनके पास 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी। तो खैर, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां की तो बढ़ेंगी, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि बार बार बैक आने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं, सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। खैर, यही है। ये जो 15 घंटे का इस पूरे इन बिलों के ऊपर चर्चा का समय तय किया गया है। 4 बजे कल शाम को वोटिंग होगी, और इसमें इस संशोधन में जो सबसे ज्यादा जो लोग जिसके ऊपर बहस कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो कल सबसे ज्यादा बहस सुनने को मिलेगी, जो परिसीमन हो रहा है जिसमें 850 सीटें करने का जो प्रस्ताव है, वो रहेगा। नरेंद्र मोदी ने जो आज स्पीच दी है उसमें 4 बड़ी बातें तो यही हैं कि मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, मेरे को इससे राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। हालांकि प्रियंका ने उसका जवाब दे ही दिया था। तो वो आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी महिलाओं के मामले में ऐसे एकदम से मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल वाले मामले में भी उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सेवियर जैसे अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी। सेम विद दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी वो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जिसको भी गारंटी चाहिए वो देता हूँ, अगर किसी तमिल में कोई शब्द तो उसे भी उसमें भी कहता हूँ कि हमारी नीयत साफ है, हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ लोग जैसे डीएमके के लोग थे, काले कपड़े पहन के आए थे, तो जी। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे काम में नजर न लगे इसके लिए काला टीका होता है। इसलिए मैं जो डीएमके के दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ। आपका आप जो विरोध कर रहे हैं, काला कपड़ा पहन के आए तो नजर के टीके जैसा है। और चौथा, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हक देकर प्रायश्चित कर रहे, वो ऐसा ऐसा नहीं है। और वो बेसिकली तो उनका जो सेवियर कॉम्प्लेक्स है वो आज ज्यादा उभर के आया है। इसमें 3 जो संशोधन है वो लागू होंगे। खैर, परिसीमन के ऊपर यही है कि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार 2 दिन में निपटाना चाहती है। जी। इसमें
जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे अखिलेश यादव ने भी यही बात कहा कि भाई आप मतलब इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ये महिला आरक्षण बिल ठीक है लेकिन इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। उस पे नरेंद्र मोदी कहने लगे कि नहीं नहीं, अखिलेश यादव तो मेरे मित्र हैं और हमारी मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर प्रियंका गांधी ने अमित शाह के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको देखकर चाणक्य भी चौंक जाते। तो जो आप जो चालाकियां कर रहे हैं, अगर आज चाणक्य जिंदा होते, इतने कुटिल आपने बात रखी है। और एक एक मूवमेंट भी वायरल हो रहा है जिसमें केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे तो उनका माइक बंद था, तो राहुल गांधी बोले कि इनका माइक बंद है, तो ओम बिरला जो स्पीकर वो बोले कि नहीं नहीं, इनका माइक चालू, माइक तो बंद हम आपका करते हैं। तो वो उसको 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 लेकर भी काफी लोग कह रहे हैं कि देखो, खुद स्पीकर भी मान रहा कि राहुल गांधी का माइक बंद किया जाता है। तो खैर अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया। पीएम जब बोल रहे थे तो उनको बोलने के लिए भी काफी काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी बात दी। अखिलेश अखिलेश यादव काफी मतलब एग्रेसिव थे आज वैसे। तो जी। यही है। इस देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने आज सीढ़ियां, जो संसद की सीढ़ियां, पार्लियामेंट की सीढ़ियां, उन पे ऐसे सर झुकाया, ऐसे पूरे वो क्या बोलते हैं, ड्रामे करके वो अंदर गए हैं। तो खैर जी, अब 2 दिन आपको फुल इसके ऊपर बहस दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें तो मज़दूरों ने जिस तरीके से आंदोलन किया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, चलो हरियाणा में तो बात आसानी से मानी गई, उत्तर प्रदेश में थोड़ी हिंसा हुई, उसके बाद बात मानी गई। लेकिन मज़दूरी जो बढ़ाई गई है वो अब भी राष्ट्रीय औसत औसत से कम है। और मैं कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहा था, ये उत्तर प्रदेश से जो सामने आ रही हैं, वहाँ पर नोएडा में लोगों को नाजायज ही उठाया जा रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं अपने काम पे जा रहा था, मुझे रूम से अरेस्ट कर लिया, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लोग अब थानों में जाकर मांग कर रहे हैं भी भाई हमें हमारा बच्चा बता तो दो कहाँ पर है, हमारे दोस्त कहाँ पर हैं, भाई कहाँ पर हैं, कम से कम यही पता चल जाए कि हाँ वो थाने में है, सुरक्षित है, नहीं हम और कहीं ढूंढे। देखिए मेरे को बहुत ऐसे एक जो बात याद आती है सबसे पहले, वो बात आपको सुना के एक्सपीरियंस तजुर्बे की बात बता के आपको शुरू करूंगा। बहुत बुजुर्ग मजदूर नेता थे, अनिल चौधरी, उत्तर प्रदेश से थे वो। तो उन वो जब हालांकि अब तो वो हमारे बीच दुनिया में नहीं है। तो उनसे एक बार मैंने पूछा था कि मजदूर आंदोलनों को लेकर पुलिस का रवैया क्या रहता। तो उन्होंने बताया कि वो 60 के दशक में एक्टिव हो गए थे मथुरा में और इधर दिल्ली के और इर्द गिर्द इलाकों में। तो वो बोले कि पुलिस हमेशा जो कंपनियों के मालिक होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, उनकी तरफ से आती है, आके वो फैक्ट्रियों के गेट पे खड़ी हो जाती है। और जैसे ही मजदूर अपनी मांगों को लेकर आते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज। मतलब पुलिस कभी भी मजदूरों की तरफ से नहीं आई कि कभी पुलिस ने एक बार भी ऐसा किया हो कि मजदूर जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, कंपनी मालिकों को कहा हो कि आप वेतन बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो मुझे लगता है कि पुलिस का रोल तो बहुत क्लियर है कि नोएडा में जिस हिसाब से मजदूर सड़कों पे उतरे, तो वो तो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी तरफ से आई और उन्होंने आते ही लाठीचार्ज कर दिया। खैर बात करते हैं कि इस मजदूर आंदोलन का दबाव तो पड़ा है। वर्कर्स के जो ये मूवमेंट हुआ है इसका बहुत बड़ा दबाव है। अब दबाव का मैं कारण बताता हूँ कि एक ही झटके में हरियाणा को 35% की बढ़ोतरी करनी पड़ी और जो मिनिमम वेजेस हैं उत्तर प्रदेश को भी 21% बढ़ाने पड़े। लेकिन ये अभी भी जो नेशनल एवरेज है डेली वेजेस का, उससे कम है। उत्तर प्रदेश में जो ये आंकड़ा था, ये पहले 435 रुपए था, इसको बढ़ा के 536 किया गया, तो 21% की बढ़ोतरी है। हरियाणा में 582 रुपए किया गया है। तो ये जो 582 रुपए किए गए बढ़ा के, ये 35% बढ़ोतरी है। लेकिन नेशनल एवरेज है वो 600 के करीब है, 593 है। तो ये अभी भी नेशनल एवरेज से कम है। और असर तो आप साफ देख ही रहे हैं। असर साफ कहने का मेरा मतलब है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और 12-12 हजार में ये जो मजदूर है नौकरियां कर रहे हैं। लगातार हर फैक्ट्री के जो बाहर हैं मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला तो चल ही रहा है। यहाँ तक कि जो
मजदूरों के नेता हैं, आम मजदूर हैं, सबको उठाया जा रहा है। कई बुद्धिजीवियों को भी उठाया गया है, कई जो कवि थे, एक नौजवान कवि थे, पोएट, उनको भी उठाया गया। तो काफी डिटेंशंस तो चल ही रही हैं, और जो विजुअल्स हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे आम जो मजदूर हैं, बहुत कम उम्र के, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी। लगातार इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है। अभी इससे आगे बढ़ते हैं, सबसे हॉट स्टेट जो इस समय है इलेक्शंस के मद्देनजर, उसकी बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनाई जाए। चुनाव सिर पर हैं और ऐसी चीजें वहां पर चल रही हैं। इसको कोर्ट भी देख रही है, इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, और जो पार्टियां मैदान में हैं वो तो देख ही रही हैं। इस सारे में सबसे ज्यादा हार्म कौन होगा? अब दोबारा से ट्रिब्यूनल को 21 अप्रैल तक वोटर लिस्ट बनानी होगी, जिसका नाम उसमें होगा 23 को वही वोट डालेगा। देखिए, बंगाल वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज तो मैं ममता बनर्जी को देख रहा था। ममता बनर्जी कूच बिहार के दिहानटा में चुनावी रैली संबोधित कर रही थी। तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो बीजेपी है चुनाव के दौरान बम लगाने की योजना बना रही है, जांच के लिए एनआईए को लाएगी। तो खैर, वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्र की जो एजेंसियां हैं, उनको केंद्र सरकार एक्टिव करेगी और बम वगैरह का इस्तेमाल करके। खैर, जो चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 फेजेस में वेस्ट बंगाल में होना। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को वोटिंग है, वहां वो भी काफी वोट है। तमिलनाडु में तो आज वैसे जो परिसीमन है उसके खिलाफ डीएमके ने, एम के स्टालिन ने आंदोलन छेड़ ही दिया है। आज आपने वो विजुअल देखे होंगे कि उन्होंने काले कपड़े पहना के काली झंडी दिखाई है और कहा है कि सुबह में हर जगह जाओ और इसके ऊपर आंदोलन करो। वहां पर जो टीवी के तमिलगा वेट्री कजगम जो पार्टी बना रखी है, उसमें जो एक्टर है, वहाँ के एक्टर विजय, तो उन्होंने भी आज अपना ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 फ्री सिलेंडर देंगे, 60 से कम उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, शादी के समय 8 ग्राम सोना देंगे, सिल्क की साड़ी देंगे। तो काफी वो भी ऐसे पॉपुलर जो वायदे हैं, पॉपुलर जो चीजें हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, जो ये आप वोटर लिस्ट का बात बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यही बात है कि भाई इतने सारे लोगों के नाम काटे गए हैं, तो क्या वो वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। तो उसमें आज यही बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिनके नाम काटे गए हैं, अगर वो ट्राइब्यूनल में ऑब्जेक्शन लेके चले जाते हैं और उनके ऑब्जेक्शन को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर वो 23 को वोट डाल सकते हैं। लेकिन लिस्ट 21 अप्रैल तक तैयार हो जानी चाहिए। तो काफी मतलब कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस। आम लोग जिनके वोट कट गए हैं वो पता नहीं कैसे करवा पाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं रिजबुल, यहाँ चंडीगढ़ में, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की मेस में काम करते हैं, मेस वर्कर हैं वो बेसिकली। वहाँ पर लोग बच्चों को खाना बना के खिलाते हैं। आज वो ट्रेन लेकर बंगाल रवाना हुए हैं। तो जाते हुए मेरे को बोल बोल के गए, भैया पता नहीं मेरा वोट बचा होगा बी या नहीं बचा होगा। जा तो रहा हूँ कि वोट डालने की उम्मीद में, लेकिन मेरे को मुश्किल ही है कि मेरा वोट बचाओ। तो ऐसे भी लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए हुए थे, उनका नाम हटने का, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो बड़ा खतरा है। बंगाल में तकरीबन 12% नाम हटे हैं, तो काफी काफी बड़ा नंबर है। खैर, यही है। देखते हैं कि बनता क्या है। और तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी हमलावर तो दिख ही रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 एमएलए सस्पेंड कर दिए हैं। हरियाणा में ये फैसला लिया गया है। आप पिछले महीने पहले ही आपको पता हो कि हरियाणा में जो वोटिंग हुआ था राज्यसभा का, जी, उसमें जी। कांग्रेस के एमएलए क्रॉस वोट करके बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल के आ गए थे। उसमें शैली चौधरी थी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, जरनैल सिंह जो रतिया से हैं, उनको आज सस्पेंड किया गया है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हारते हारते बचे थे। खैर, कोई भी जो कैंडिडेट है, वो पहले तो उन्होंने गोल वोल की, 2 विधायकों ने मान लिया कि हाँ जो एक्शन लिया गया वो मंजूर है। जो जरनैल सिंह है वो कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का हुआ है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और शैली चौधरी और कई विधायकों ने तो फोन भी नहीं उठाया। हालांकि 4 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वोट को कैंसिल किया है। तो उनके ऊपर देखते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं।
लेकिन आज कांग्रेस की जो हाईकमान है उसने बड़ा फैसला लिया है। और आप देखिए कि जीते हुए उनके एमएलए हैं वो भी कांग्रेस के खिलाफ मतलब वोटिंग करते रहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो श्री बागेश्वर धाम को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। हाँ, बिल्कुल, जो बागेश्वर वाला बाबा है उसको जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके लिए एफसीआरए का पंजीकरण दे दिया गया है। अब वो दूसरे देशों से आने वाली जो धनमाया है उसके लिए पात्र हैं। वो 29 साल के हैं और आप लगातार उनको देखते हैं कि कैसे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ ज़हर घोलते रहते हैं और कई जगह पे उन्होंने आश्रम भी बना लिए हैं। पहले तो छोटा-मोटा उनका आश्रम होता था, अब दुकान बहुत छोटी थी तो वो कम पिक्सेल्स की वो वीडियोज़ उनकी देखते हैं तो दुकान उनकी बहुत बड़ी हो गई है। लोग आपत्ति कर सकते हैं कि आप किसी बाबा को ऐसे उसको ये क्यों बोल रहे हैं कि उसकी दुकान बड़ी होगी। दुकान इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि आप देखेंगे कि वो जिस हिसाब से अंधविश्वास फैलाते हैं। देखिए 2 चीज़ है, अगर किसी भी धर्म की थियोलॉजी के ऊपर आप जाएँगे तो उसमें देखेंगे उसमें कर्मकांड की और अंधविश्वास की बहुत कम जगह है। लेकिन ये जो बाबा लोग होते हैं सबसे ज़्यादा अंधविश्वास प्रीच करते हैं। ये दवाई देने जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक कर देने की बातें, किसी का भविष्य देख देने की बातें, उसके जीवन में चल रही समस्याओं को ठीक कर देने के लिए तंत्र-मंत्र ये पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लोगों में फैलाते हैं। तो विरोध उस बात का है। और ये अपने आप में कोई धर्म भी नहीं है, कोई बाबा एक पूरा धर्म नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे तो हिंदू धर्म की जो हायरार्की है, उसमें शंकराचार्य सर्वोच्च पद होता है। तो ये हुकूमत ने तो शंकराचार्य के साथ उनका तो इतना अपमान किया, बदतमीज़ी किया, केस में फँसा रहे हैं उनको, जेल तक भेजने की नौबत हो रखी है। और इधर जो ये फर्जी बाबा जिनको कोई ज्ञान नहीं है, शंकराचार्य के पास धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है, रिलीजन की जो फिलॉसफी है, उसपे उनकी पकड़ होती है, उनकी तो कोई नहीं सुन रहा और जो ये कर्मकांडी और अंधविश्वासी हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाज़ी करते रहते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एफसीआरए फॉरेन फंडिंग का जुगाड़ सब कुछ कर दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बात तो है और जो कि प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी दुकान को अब सरकार चाह रही है कि बड़ी हो जाए, उसमें खूब सारा पैसा आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमृतपाल सिंह एमपी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब सरकार एक बार दोबारा से हाई कोर्ट पहुंची है। एनएसए वैसे खत्म होने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए जो लगाया गया है अमृतपाल सिंह के ऊपर वो इसी महीने खत्म हो रहा है। वो खडूर साहिब से सांसद हैं। लेकिन उससे पहले ही खत्म होने से पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई है और सरकार ने अपनी पिटीशन में ये दलील दी है कि जो एनएसए है वो उसका पीरियड समाप्त होने के बावजूद उनको डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। हालांकि इस मामले में दोपहर बाद मतलब इस मामले में आज दोपहर बाद सुनवाई होने के चांस थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई सुनवाई हो पाई है। तो कल एक बार इसके बारे में अपडेट मिलेगी। 22 अप्रैल को जो अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगाया गया है, वो समाप्त हो रहा है, तो देखते हैं। पंजाब सरकार कह रही है कि हम बिल्कुल भी उन्हें पंजाब नहीं लेके आना चाहते, एनएसए बेशक से हटा दी जाए, लेकिन वो उनको पंजाब में ही रखा जाए। खैर अभी देखते हैं कि क्या क्या मामला रहता है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये एनएसए भी दोबारा लगाने की वकालत करेंगे। तो यही है, कई बहुत सारे तर्क अपनी पिटीशन में दे रहे हैं। देखना होगा कि जो अमृतपाल सिंह के वकील हैं वो क्या तर्क रखेंगे कोर्ट में। तो कोर्ट की जब सुनवाई चालू होगी उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी और आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।